तो भारत की ओर से एक बड़ा फैसला किया गया है। तुर्की में मदद के लिए अब कई टीमें रवाना हो रही हैं। 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बचपन से हमें ये चीज़ बताई गई है कि वो आपको दुश्मन है। हालांकि हमारी लैंग्वेज सेम है, मोस्टली हमारा कल्चर सेम है, ठीक है। तो अगर हम उनसे जितना बेनिफिट हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि क्या किया जा रहा है और क्या रीज़न है कि बस दुश्मन बताया गया और बंद कर दें सब कुछ। बांग्लादेश ने अच्छा किया, हमसे अलग हो गए जल्दी। वो हम पाकिस्तान से जान छुड़ाने के बाद देखें उनकी इकोनॉमी कहाँ पहुंची। जय हिंद दोस्तों, तुर्की में भीषण भूकंप ने 1000 से अधिक लोगों की जान ले ली है। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने तुर्की को हर संभव मदद की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में जानमाल के भारी नुकसान पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत तुर्की की मदद के लिए आगे आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर भारत तुर्की को फौरन मदद भेज रहा है। भारत ने एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम, दवाइयाँ और मेडिकल टीम तुरंत तुर्की में भेजने का ऐलान किया है। बुरे वक्त में भारत की इस मदद पर तुर्की ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। उसके साथ साथ ये पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे, ये ट्रेड ओपन कर रहे हैं भारत के साथ के नहीं कर रहे हैं, या आज भी कश्मीर का गाना गा रहे हैं। हुकूमत के लिए आईएमएफ की सबसे कड़ी शर्त यह है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली उसी सूरत होगी जब तमाम सियासी जमातें कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक हम आहंगी की जमानत दें। इंडिया जो है ना 5वीं बड़ी इकोनॉमी के हिसाब से बड़ी पावर बन चुका है। इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, हमने चिंगजी बनाया हुआ है। वो भी हमने नहीं बनाया, आपकी करेक्शन कर दूं, चाइना से बन के आते हैं। आलमी सतह पर भी बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया जा रहा है और इमदाद का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ नॉलेज की वेबसाइट विकिपीडिया को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उस पर इस्लाम के खिलाफ बहुत सारा मवाद मौजूद था, इसीलिए उस वेबसाइट को पूरा का पूरा पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। क्या कहेंगे इससे हमारी जो यूथ है, जो लोग विकिपीडिया से नॉलेज गेन करते थे, उनको कितना नुकसान हुआ है? ऑब्वियसली अगर विकिपीडिया को बंद कर दिया गया तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। स्पेशली जो लोग जो थे, जैसे सीएसएस वगैरह करते थे, तो उनको नॉलेज वहाँ से हिस्ट्री का मिलता था। तो अब दिन ब दिन यही देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में कभी विकिपीडिया बंद हो रहा है, कभी यूट्यूब बंद हो रही है, कभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और अगर हम इसके अगेंस्ट अपने हमसाये मुल्क इंडिया को देखें तो वहाँ पे डे बाय डे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ग्रेजुअली मतलब समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। कभी कहते हैं कि मतलब इंडिया हमारा दुश्मन है, बॉर्डर बंद कर दें, कभी कहते हैं कि ये वेबसाइट इस काम के लिए बंद है, इसको बंद कर दें। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या इशू है, क्या मसला है। इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है और हम यहाँ पर चीज़ों पर बैन लगा रहे हैं। एक वक्त था 2012 से 2016 तक पाकिस्तान में यूट्यूब बैन कर दिया गया था और कहा जाता है कि जब इस तरह से कोई बड़ी वेबसाइट बैन की जाती है या बड़ी साइट वेब बैन की जाती है तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा सोशल मीडिया बैन होने वाला है। जी ऐसी है। अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कि क्या हो क्या रहा है। बेसिकली मेजर जो इशू ये है कि जो हमारे ऊपर सियासतदान या जिन लोगों ने पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका कंसर्न नहीं है कि अवाम के लिए उन्होंने क्या करना है। मतलब उनका बस, मुझे तो यही लगता है कि बस यही एम है कि पाकिस्तान में आएँ, पैसा बनाएं और बाहर चले जाएं। मतलब जो सिचुएशन अभी नज़र आ रही है, तो अब इस बात है, अब जिस तरीके से हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी, अब वो भी बेसिकली इन लोगों की वजह से ही था और हमें खुद सफ़र करना पड़ रहा है। बेसिकली अब खुद भी मैं एक सीए प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अब नज़र आ रहा होता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमिकल जो सिचुएशन बनाई जा रही हैं, तो उसमें समझ नहीं आ रही कि एक आम बंदा क्या करेगा। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है, हम तो बैन लगाई जा रहे हैं और लगाते रहेंगे। इंडिया की कामयाबी पर, इंडिया की तरक्की पर क्या कहेंगे? देखें, जो सबसे बड़ा रीज़न है ना कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया में अगर आईफोन का वो ब्रांड ओपन हो रहा है या इस तरीके से ट्विटर का उनका जो सीईओ था, अब रीज़न क्या है कि वो ना जो एक क्रिटिकल थिंकिंग वाले ये जो है ना, जो एक क्रीम होती है माइंड, उसको वो यूज़ कर रहे हैं। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि आप जो एक एजुकेटेड पर्सन है उनको आप यूज़ नहीं करते, देन फिर क्या करते हैं हमारे लोग जो है, कोई यूएई की तरफ मूव कर रहा है, कोई यूरोप की तरफ मूव कर रहा है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, हमारे मुल्क में कहा जाता है कि जो बचपन से हमें एक बात बताई गई कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया आज तक कि वो हमारा कैसे दुश्मन है। मतलब एक इतनी बड़ी इकॉनमी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा उनके साथ ट्रेड ओपन हो जाती है
तो देन इसका बेनिफिट उनको इतना नहीं होना जितना हमें होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हमें इंडिया की जरूरत है, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है। जी ऐसे ही है, ये फैक्ट है। मतलब और पाकिस्तान में लोगों को मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बचपन से हमें ये चीज़ बताई गई है कि वो आपको दुश्मन है, हालांकि हमारी लैंग्वेज सेम है, मोस्टली हमारा कल्चर सेम है, ठीक है। तो अगर हम उनसे जितना बेनिफिट हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि क्या किया जा रहा है और क्या रीज़न है कि बस दुश्मन बताया गया है और बंद कर दें सब कुछ। और पूरी दुनिया इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाकर वो मुफाद हासिल कर रही है, अगर कोई इससे महरूम है तो सिर्फ पाकिस्तान। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं वो आपको बताया ना कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कंसर्न पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान की डेवलपमेंट कंसर्न होता तो मेरे हिसाब से पहला गोल ही उनका ये होना चाहिए था कि हमारे इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स होने चाहिए। तो और जब कभी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की गई, मसला कश्मीर पर लाकर तमाम मसला वहीं पर दबा दिया गया। जी ऐसे ही है, और ये ऐसा मसला है कि कभी हल भी नहीं होना। पाकिस्तान को जब सऊदीया से एड मिलती है तो हम काला बुर्का पहन लेते हैं, जब यूएस से एड मिलती है तो हम मॉडर्न हो जाते हैं, कभी हमारा दिल करता है कि हम तुर्की को फॉलो करें। आखिर हमारी अपनी आइडेंटिटी है या नहीं है, और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को फॉलो कर सकते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी इरफान कैसरानी। क्या करते हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन एक क्राइसिस ऐसा है जो कि 1947 से ही शायद चलता आ रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस। एज ए पाकिस्तानी अगर मैं सवाल कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी से कि हमारी क्या आइडेंटिटी है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान किस आइडेंटिटी की बेस पर बना था, किस विजन की बेस पर बना था? असल एक्चुअली जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त क़ायद आज़म ने बड़ी एफ़र्ट की थी और ये सोचकर एक अलहदा रियासत का क़याम किया था कि एक पाकिस्तान जाके एक ऐसा मुल्क बनेगा जो दुनिया के नक्शे के ऊपर एक ख़ास तरह से प्रेजेंट करेगा। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, शुरू अवाइल के कुछ अर्सा तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉल व फेल में तजाद शुरू हो गया है। ठीक है। रियासत जिस बुनियाद पे बनाई गई थी वो मकसद सारा ख़त्म हो गया। ठीक है। किस बुनियाद पे आपके ख्याल में रियासत बनाई गई थी? पाकिस्तान का मतलब क्या था? पाकिस्तान असल दो कौमी नज़रिया के तहत वजूद में आया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान वहाँ पे उनका टोटल कल्चर मुख्तलिफ था, मज़हब मुख्तलिफ था, दोनों डिफरेंट चीज़ें थीं, जिस वजह से इकट्ठे रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। इसलिए मज़हब चेंज था लेकिन कल्चर तो हमारा एक ही था। मतलब जब हिंदुस्तान में रहते एक ही कल्चर था। आज हम अपना कल्चर खोते जा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी